नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 2 वन विचार। आपके PA2 के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है वन विचार। वन तो आपको जानते ही हैं, वन क्या होता है। आइए उसके ऊपर विचार करते हैं। ऑर्थोग्राफी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा के विषय में जाना। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जरा बोलकर तो देखिए। दीदी, अनीमिया में आपका क्या मतलब है? दीदी, अनीमिया से आपका क्या मतलब है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। यहाँ दो लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं, उसके बारे में आगे हम जानेंगे ये क्या है। आपको पता ही है, जो हमारे मुख से उच्चरित ध्वनि होते हैं, जो हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, जो मैं अभी मतलब शब्द निकाल रही हूँ, वही कहलाते हैं वन। अब चित्रों के साथ बोले गए शब्दों से निकलने वाली ध्वनियों को अलग अलग करके देखिए। दीदी, द ई दीदी। आपका, आ प अ क आ आपका। क्या, क य आ रक्त, र अ क त अ। अब इन शब्दों की ध्वनियों को भी अलग अलग करके देखिए, यह भी जानिए। अभी देखिए, इन्हीं शब्दों की ध्वनियों को अलग अलग करके हमने क्या जाना कि ये कुछ ध्वनियाँ हैं, ये कुछ साउंड्स हैं, ये कुछ आवाज़ें हैं ना। तो मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप वन कहलाता है। जो हम अपने मुंह से आवाज़ें निकालते हैं, जो हम अपने मुंह से ध्वनियाँ निकाल रहे हैं, उसका लिखित रूप वन कहलाता है। वन भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वन जो है वो भाषा की, लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। ये जो जितने भी यहाँ पे वन दिए गए हैं, इनके अब खंड नहीं कर सकते, इनको और नहीं तोड़ सकते। अब इससे छोटे इसको और हम नहीं कर सकते। यही कहलाते हैं वर्ण। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्णों को सीखना पड़ता है। आप जानते ही हैं, अगर हमें किसी लैंग्वेज को सीखना हो, किसी भी लैंग्वेज को, कोई नई लैंग्वेज जो हमें नहीं आती है या हमारे परिवार को नहीं पता है या उसको नहीं लिखना नहीं, जो लिखनी हो, तो उस भाषा को सीखने से पहले हमें उसकी वर्णमाला सीखनी पड़ती है। हिंदी में है वर्णमाला, इंग्लिश में है अल्फ़ाबेट। इसी तरह से अन्य भाषाओं की भी अपनी अपनी वर्णमाला, अपने अपने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इस प्रकार वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते हैं। जितना ये आपने देखा था, उसके आगे हम इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला, वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। जहाँ पे वर्णों का समूह एक व्यवस्थित रूप में दिखाया जाता है, वो है वर्णमाला। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों का वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। जैसे हमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स पता है, हिंदी के वर्णमाला पता है, जो सिस्टमेटिकली वे में जो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह में लिखी जाती है, वही कहलाती है वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला अ से ज्ञ तक है और इंग्लिश की ए से जेड तक। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। जब हम उसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण कैसे हुए? एक स्वर, दूसरा व्यंजन। ये सब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। मैं जरा सा इसे ऐसे ही थोड़ा पढ़ाती चली जाऊंगी ताकि आप वापस उन चीज़ों को जान लो। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसको भी समझ में आ जाए। तो वर्णमाला में दो वर्ण होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा ढ ढ जैसे विशेष वर्ण भी वर्णमाला के अंग हैं। स्वर, अब स्वरों के बारे में सबसे पहले जानेंगे। स्वर और व्यंजन हमारी वर्णमाला में है, साथ ही साथ है अयोगवा, संयुक्त व्यंजन, आगत ध्वनियाँ तथा ड ढ। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वे हैं जिनको बोलने के लिए, जिनको लिखने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है, स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से
बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र, अपने आप में फ्री है, इनके साथ कुछ भी ना तो जुड़ा हुआ है ना इनको किसी और की जरूरत है। और इनकी संख्या है 11। आपको पता ही है, अ से औ तक, अ से औ तक। अब स्वर पढ़ लेते हो जरा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये है पूरे 11। अब इसके आगे है अयोगवा। ये अ से ओ तक हमने लिख लिया, इसके आगे लिखे जाते हैं अयोगवा। वर्णमाला का जब व्यवस्थित रूप लिखा जाता है तब इसमें ऐसे ही होता है, अ से ओ तक लिखा और उसके बाद आ जाते हैं अयोगवा। अयोगवा में क्या आता है, अंग तथा अह। स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए, स्वर के 3 भेद हैं, 3 टाइप्स हैं। स्वर का सबसे पहला रूप है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पहले हम जानेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, वे कहलाते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। और ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री। कौन कौन से ह्रस्व स्वर? अ, ई, उ, री। री की मात्रा आपको पता है कैसे लिखी जाती है, जिसे मोस्ट ऑफ बच्चे अभी भी शायद रू ही पढ़ते हैं। बच्चों, अब आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह है ये रू ना होकर हिंदी में से री ही पढ़ा जाएगा। आप इसे रू नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इसे रू पढ़ेंगे तो ये आपकी हिंदी को गलत कर देगा। जब ये किसी वर्ण के नीचे लिखा जाएगा तो ये री की साउंड करेगा, ना कि रू की। जैसे वृक्ष है ना, कृषक, री ना कि रू। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप गुजराती भाषा में इसे रू ही पढ़ा जाता है, लेकिन हिंदी में ये री होता है। हमें ह्रस्व स्वर का पता चल गया जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, और वह संख्या में है 4। अ, ई, उ, री। री को हम रू नहीं पढ़ेंगे, अब से हम री को री ही पढ़ेंगे, क्योंकि गुजराती में ये भले ही रू पढ़ा जाता है लेकिन हिंदी में ये री होता है। ओके। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ का अर्थ तो आपको पता ही है, दीर्घ मतलब बड़ा, लॉन्ग, है ना। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसे हम ऐसे भी जान सकते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये हैं 7। बाकी तो हमने लिख लिए, 4 लिख लिए। अब स्वर में जो बाकी बचे वो आ गए हमारे दीर्घ स्वर में। स्वर आप हमें पता है अ से औ तक है, और उसमें से हमने जो 4 निकाल लिए हैं ह्रस्व स्वर, उसके अलावा जितने भी बचेंगे वो आएंगे हमारे दीर्घ स्वर में। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये है पूरे 7। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में क्या अंतर है। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। अगर ऐसे भी याद रखेंगे तो आपको अपने आप से याद आ जाएगा। ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, यानी एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में दुगना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर अगर आपने छांट लिया, अगर आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ ह्रस्व स्वर याद रखने हैं, अ, ई, उ, री। इसके अतिरिक्त जो हमारे स्वर बचते हैं वो सारे के सारे आएंगे हमारे दीर्घ स्वर में। इसलिए ये याद करके आप कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ यही याद रखना है, अ, ई, उ, री। अगर ये 4 आपने याद रख लिए तो दीर्घ स्वर आपको अपने आप से याद हो जाएंगे, क्योंकि इन चारों को निकालने के बाद जितने भी स्वर बाकी बचे, जो 7 स्वर बाकी बचे, वो आएंगे हमारे दीर्घ में। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप देख ही रहे हैं, जब इनको प्रोनाउंस किया जा रहा है तो इनको बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लग रहा है। जैसे अ में कितना कम समय लग रहा है, आ हो गया डबल, है ना। ठीक है। प्लुत स्वर, इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, यानी 3 मात्राओं का समय लगता है।
ये प्लुत स्वर जो है इसे बोलने में, इसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व में कम समय, दीर्घ में उससे डबल समय, लेकिन प्लुत में तिगुना समय है ना। इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है और इसका चिन्ह जो है वो एस की तरह। ये साइन आपने देखा ही होगा संगीत में या अलग, आपने कभी हिंदी में भी इस स्वर को देखा ही होगा, इस साइन को देखा ही होगा। जब हम लंबा राग लगाते हैं तब भी ये एस साइन लगाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग प्रायः पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम। तो ये है हमारा प्लुत स्वर। अंग तथा अह ये हैं अयोगवा। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अब जानेंगे हम इस अनुस्वार के बारे में। अनुस्वार, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा होता है बेटा ये जो शब्दों के ऊपर लगाई जाती लाइन है, ये हर शब्द के ऊपर जो लाइन लगाई जा रही है ये है शिरोरेखा। इसे कहा जाता है हिंदी में शिरोरेखा। तो अनुस्वार का चिन्ह जो है वह शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंघा, पंख, रंग, पंचम। बोल के देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि जब हम इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हवा जो है वो नाक से बाहर निकल रही है। तो ये है हमारे अनुस्वार। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। या पंचमाक्षर यानी हमारे क की लाइन, च की लाइन, ट की लाइन, ये जो जितने भी हैं हमारे 5, उनके अंत में जो है वो है पंचमाक्षर। 1 मिनट में आपको बताती हूँ पंचमाक्षर कैसे हुआ ये। देखिए, क वर्ग में ये जो लास्ट है ये पंचमाक्षर, च वर्ग में लास्ट है ये पंचमाक्षर, ट वर्ग में लास्ट है ये पंचमाक्षर, त वर्ग में लास्ट पंचमाक्षर, प वर्ग में जो लास्ट है वो पंचमाक्षर। समझ में आई? इन सभी के लास्ट में जितने भी वर्ण हैं ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। देखिए, जब हम कंघा पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पंचमाक्षर है कंघा। यहाँ पे हम यहाँ ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम अनुस्वार के रूप में ही लिखते हैं, लेकिन ये जो साउंड है वो इसकी होती है अंग। चंपक, यहाँ पे आधे म की साउंड है, इसलिए ये बिंदु के रूप में, अनुस्वार के रूप में यहाँ पर ऊपर लिखा गया। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये पंचमाक्षर सारे यहाँ पे दिए गए हैं ना। ओके। अनुनासिक, इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं ना, इसे बिंदु और इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। और उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकल, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हवा जो है, वायु जो है वो नाक और मुख दोनों से समान रूप से बाहर निकलती है, जैसे गवाना, हंसी, मांग, टांग आदि। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग होता है। इस लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं। अनुस्वार शब्द हमें पता है, अनुस्वार वर्ण हमें पता है, जिनके ऊपर ये बिंदु सा लगा होता है वो कहलाते हैं अनुस्वार, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वो कहलाते हैं अनुनासिक। ये कंघा, मंगा, पंख, रंग, ढंग। अब हमें कैसे पता चले कि किसका पंचमाक्षर कहाँ पे, ये यहाँ पे कंघा में कौन सा पंचमाक्षर है, मंगा में कौन सा पंचमाक्षर है, पंख में कौन सा पंचमाक्षर है, रंग में कौन सा और ढंग में कौन सा। हमें बताया गया था कि अनुस्वार जो है वो पंचमाक्षर के रूप में लिखा जाता है, पंचमाक्षर को अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। तो कंघा, क वर्ग में जो अंत में है वो पंचमाक्षर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, क, ख, ग, घ, ङ। फिर मंगा, मंगा, तो ये शब्द आएगा। म वर्ग में कौन सा है, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, उसी तरह से पंख, पंख, पंख में कौन सा है, प, फ, ब, भ, म, है ना। लेकिन वो किसके रूप में आएगा, बिंदु के रूप में। ठीक है,
और साउंड आएगी न की। अब हमें बताया गया है कि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है वो शिरोरेखा के बिना होता है। यानी यहाँ पे शिरोरेखा नहीं होती, यहाँ पर ऊपर निकलने वाली मात्रा नहीं होती है, वहीं पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अगर मान लो मैं लिखूं कोई शब्द सिंचाई, मैं लिखूं सिंचाई, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सिर्फ बिंदु। क्यों लगेगा? क्योंकि जब हम इसको लिखते हैं हमें बताया गया है कि शिरोरेखा के ऊपर यदि मात्रा हो तो वहाँ पर सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होता है, ना कि चंद्र बिंदु का। ये देखिए, ना कि अनुनासिक का। बहुत सी जगह पर अनुनासिक होता भी है, लेकिन वो कहाँ ढक जाएगा? इस मात्रा के बीच में। ये देखिए, जब ये लगाया जाएगा तो आधा चंद्र यहाँ पर, आधा चंद्र इस शिरोरेखा में, इसलिए दिखाई क्या देगा? सिर्फ अनुस्वार। समझ में आई? इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब भी हम अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करेंगे तो अनुस्वार ही लगेगा। जब हम शिरोरेखा के ऊपर कोई लाइन लगी होगी, जैसे ओ होगा, औ होगा, अगर यहाँ पे साउंड आ रही है तो वहाँ पे चंद्र बिंदु ना लग के सिर्फ यहाँ हमारा बिंदु ही लगेगा, अनुसार ही लगेगा, अनुनासिक नहीं लगेगा। अब आपने कभी देखे ऐसे शब्द यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ मिले आपको? नहीं, क्योंकि ये क्या होता है, ये देखिए, चंद्र, आधा चंद्र इस मात्रा में छुप जाता है, आधा चंद्र इस शिरोरेखा में छुप जाता है, और बचता क्या है? हमारा अनुस्वार। इसलिए आप इतना सा ध्यान में रखेंगे कि आपको सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करना है। जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा निकल जाए तो आपको सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग करना है, ना कि अनुनासिक का। अब है हमारा, ये समझ में आ गया आपको ना कि जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा होगी तो वहां पर सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। अब है विसर्ग। इस ध्वनि का चिन्ह विसर्ग, आपको पता है ये विसर्ग कैसे लिखी जाती है? 2 डॉट के रूप में, है ना। इसका उच्चारण ह की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में जो संस्कृत से आए हैं, मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, उन शब्दों में ही विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं, यदि हम उनको वैसा का वैसा ही अपनी हिंदी में प्रयोग करें, यानी वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, अंततः आदि। अब है आगत ध्वनि औ, यानी अर्धचंद्र। यहाँ पे देखिए, आगत ध्वनि औ यानी चंद्र, लेकिन कैसा? बिना बिंदु का, बिना बिंदी का। ये है आगत ध्वनि, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि। यहाँ देखिए, ये आगत ध्वनि में चंद्र जैसा लगा है, लेकिन बिंदी नहीं है ना। ये अनुनासिक नहीं है, ये है आगत ध्वनि जो साउंड करती है औ का। डॉक्टर, कॉपर, ट्रॉली, बॉल आदि। अंग्रेजी के शब्दों को यदि हम इसमें लिखें अपनी हिंदी में तो वो ऐसे ही लिखे जाते हैं, ना कि डॉक्टर, डो नहीं, ओ नहीं करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, औ। ये देखिए स्वर और उनकी मात्राएं। अ कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा आपको पता है, खड़ी पाई। ई की मात्रा पता है आपको, किसी वन के आगे से लग के फिर थोड़ी सी मुड़ी हुई। ई की मात्रा किसी वन के पीछे और पीछे से मुड़ी हुई। ऊ की मात्रा ये है छोटे ऊ की, ये है बड़े ऊ की। फिर री, ए, ओ, औ। शब्द देखिए, कलम, काम, किला, कील, कुछ, कूप, कृपा, केला, कैसा, कोना और कौन। तो आज हमने पढ़ा स्वरों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तब तक के लिए बाय।